जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? यूं महसूस होता है कि पेमरा, पीटीए और 3 सहाफ़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फंस गए हैं। कैसे फंसे ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से 3 MNAs, उनका कैरियर दाव पे लग गया है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये तीनों सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल जाएंगी। क्यों निकलेंगी, कैसे निकलेंगी और किसके पास जाएंगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ में एक बार फिर हथकड़ी लगा दी गई, क्यों लगाई गई और उन्हें इस्लामाबाद से बल्कि रावलपिंडी से लाहौर क्यों शिफ्ट किया गया और फिर वहां से यहां पे क्यों शिफ्ट किया गया, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब के बेटों से इमरान खान साहब की बात व्हाट्सएप पे क्यों नहीं करवाई जा रही, अदालत ने आज ये अपील क्यों रिजेक्ट कर दी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और बिल आखिर अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिल गया, लेकिन कहां से मिला, कितना मिला, कैसे मिला, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि हमारी रिसर्च के मुताबिक हमारे 70% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा नंबर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन 70% अगर लोगों में हैं तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें। आप यकीनन अरशद शरीफ साहब से वाकिफ होंगे, हमारे कोलीग थे, बड़े नामवर सहाफ़ी थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के एंकर पर्सन से बदकिस्मती थे नैरोबी में, वो कीनिया की पुलिस के हाथों कत्ल हो गए। और उसके बाद ये एक बड़ा स्कैंडल बना था 2022 में, अगर आपको याद हो, क्योंकि वो यहाँ से दुबई गए थे, दुबई से वो कीनिया शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पे वो किसी के फार्म हाउस पे रह रहे थे जहाँ पे फायरिंग स्क्वाड भी था। वहाँ से वो एक प्राइवेट गाड़ी में नैरोबी के लिए निकले और रास्ते में पुलिस ने उनको रोक के उन्हें गोली मार के शहीद कर दिया। और उस वक्त ये बहुत बड़ी खबर थी पाकिस्तान में, आज भी बहुत बड़ी खबर है। अगर आप उनकी फैमिली से पूछें या जर्नलिस्टों से पूछें जो इनके दोस्त थे, तो उन सब के सीनों के ऊपर ये जख्म आज भी ताज़ा है। बहरहाल अरशद शरीफ के कत्ल का बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों के ऊपर शक का इजहार किया था। कुछ लोगों ने इसे एस्टैब्लिशमेंट के खाते में डाल दिया और कुछ लोगों ने इसे ARY की इंतज़ामिया के खाते में डाल दिया और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद पुलिस से वाकई गलती से गोली चल गई जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहब वहाँ पे शहीद हो गए। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जिन लोगों के पास वो थे, ये सारी जो स्कीम थी उनकी थी और उस वजह से अरशद शरीफ साहब दुनिया से रुखसत हो गए। बहरहाल उनका जनाजा बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े जन्नत करे और आज भी उनकी फैमिली को जो ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उसमें रिलीफ दे अल्लाह ताला उनको। बहरहाल अरशद शरीफ साहब की अहलिया जवेरिया सदीक साहिबा ने नैरोबी में केस दायर कर रखा था और 2 सहाफ़ी तंजीमों ने भी ये केस दायर किया था और उसे वहाँ की हाई कोर्ट ने कबूल कर लिया था। और आज बहरहाल उसका फैसला आ गया और उस फैसले के मुताबिक जज साहिबा ने यह डिक्लेयर किया कि पुलिस का जो मौक़िफ़ है कि हमने गलती से उन्हें गोली मार दी, हम किसी और का इंतज़ार कर रहे थे, हम किसी और का पीछा कर रहे थे और हमें यूँ महसूस हुआ कि ये जो मुल्ज़िम है अरशद शरीफ है ये वही है, लेकिन हमसे गोली चल गई और उसमें ये शहीद हो गए और इसमें हमारी गलती नहीं है। इस मौक़िफ़ को अदालत ने रिजेक्ट कर दिया और अदालत ने कहा कि ये गोली डेलिबरेटली मारी गई है, इसमें शनाख्त का कोई इशू नहीं था और ये बाकायदा कत्ल किया गया है। लिहाजा जो लोग इसके अंदर मुलव्वस है उन सब को करार वाकई सजा दी जाए और उन सब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का महकमों को लिख दिया गया है कि इनको सरवत से ख़त्म करें इनकी और इसके बाद इन्हें अदालत के हवाले करें और इनके खिलाफ बाकायदा कत्ल के केस की समाअत शुरू करवाएं। और इसके साथ साथ जो अरशद शरीफ की फैमिली है उसको 1 करोड़ शिलिंग जो उनकी लोकल करेंसी है, जो पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ 17 लाख रुपए बनते हैं और $78,000 US डॉलर्स बनते हैं, ये वो इनकी फैमिली को देने का हुक्म भी जारी कर दिया। तो अब इस केस को अगर देखा जाए तो इसमें 2 चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं। एक तो ये कि ये जो मौक़िफ़ था यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कि शायद इसके अंदर रियासत पाकिस्तान इन्वॉल्व है या इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, इस फैसले के बाद ये मौक़िफ़ तो ख़त्म हो गया क्योंकि ये सारा केस जो है वो पुलिस के ऊपर पड़ रहा है। अब अगर कोई इंटरनेशनल इंक्वायरी होती है और उस इंक्वायरी में ये साबित होता है कि पाकिस्तान के लोग भी मुलव्वस थे, फिर ये अलग एक इशू होगा। लेकिन सरदस्त अगर इस फैसले को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि जो उस वक्त प्रोपेगेंडा किया गया था वो वाकई प्रोपेगेंडा था और उसमें शायद हमारी रियासत के एलिमेंट मुलव्वस ना हो। अब एक और दूसरी चीज़ जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि कीनिया जैसे मुल्क ने अरशद शरीफ को इंसाफ दे दिया, लेकिन पाकिस्तान जिसका वो शहरी था, जहाँ पे वो काम करता रहा, जहाँ लाखों लोग उसके चाहने वाले थे, जहाँ
वो बहुत सारे लोगों का हीरो था, वहाँ पे आज तक उसे इंसाफ नहीं मिल सका। तो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक कोई वहाँ पे एक कमीशन बनवा दें और उस कमीशन के ज़रिए इंक्वायरी करवा लें। अगर वहाँ पे 9 मई के वाक़यात के तयन के लिए कमीशन बन सकता है तो अरशद शरीफ की इंक्वायरी के लिए कमीशन क्यों नहीं बन सकता। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी अपीलें हैं जो आपकी अदालत में भी पड़ी हुई हैं, आप भी अरशद शरीफ का केस टेकअप करें ताकि उस शख्स को यहाँ पे भी इंसाफ मिल सके। ये बड़ी ज़्यादती है कि कीनिया जो है वो पाकिस्तान से आगे निकल गया इस मामले में, उसने हमारे एक शहीद जर्नलिस्ट को इंसाफ दे दिया, लेकिन हमारी रियासत आज तक खामोश बैठी हुई, उसने ये फैसला नहीं किया कि अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या था। दूसरे इशू की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले अदालत से दरख्वास्त की थी कि मैं अपने बेटों के साथ वीडियो कॉल करना चाहता हूँ, मैं उनको देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे देख लें। और ये जो दरख्वास्त आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर ज़ेर समात हुई और वहाँ पर जज साहब ने जेल हुकाम से पूछा कि आप लोग इमरान खान साहब की व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल क्यों नहीं करवा रहे। तो जेल हुकाम ने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक हम किसी भी कैदी की किसी रिश्तेदार के साथ या वकील के साथ वीडियो कॉल नहीं करवा सकते। हाँ, अलबत्ता अदालती हुक्म के मुताबिक महीने में 2 मरतबा इनके टेलीफोन पे इनके बेटों से बात करवाई जा रही है, लेकिन वीडियो कॉल नहीं करवाई जा सकती क्योंकि ये कानून इजाज़त नहीं देता। और अगर हमने ये वीडियो कॉल करनी है तो उससे पहले फिर हमें कानून बदलना पड़ेगा और कानून जो है वो ज़ाहिर है असम्बली बदल सकती है, या पंजाब असम्बली बदलेगी या फिर वफाकी असम्बली जो है वो तब्दील कर सकेगी। इसमें जज साहब ने ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी और उनके वकला से कहा कि आप इस किस्म का मुतालबा ना करें क्योंकि कानून के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इमरान खान साहब क्यों अपने बेटों के साथ वीडियो कॉल करना चाहते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब इमरान खान साहब वीडियो कॉल करेंगे तो उनके बेटे उन्हें रिकॉर्ड कर लेंगे और जब बेटे रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसके बाद फिर ये इंटरनेशनल फोरम पे पेश की जा सकती है जहाँ जहाँ इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। मसलन यूएन के अंदर आवाज़ उठाई जा रही है, फिर इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस के अंदर आवाज़ उठाएगी, उन सबको ये वीडियो भिजवाई जा सकती है और इसके साथ साथ जो आलमी मीडिया है उसे भी ये वीडियो दी जा सकती है। तो इस वजह से जेल हुकाम और रियासत पाकिस्तान इमरान खान साहब की उनके बेटों या उनकी फैमिली या उनके किसी दोस्त के साथ कोई वीडियो कॉल जो है वो नहीं करवा रहे, क्योंकि इन सब का ख्याल ये है कि अगर ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई तो ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होगी, क्योंकि इमरान खान साहब वहाँ पे अपने बेटों को सेल के बारे में बताएंगे, अपने केसेस के बारे में बताएंगे, ये भी बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं और ये ज़्यादतियाँ जब इंटरनेशनल लेवल पे पेश होंगी तो फिर इमरान खान साहब के लिए हमदर्दी में इजाफा हो जाएगा। लिहाजा रियासत ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब को इस टाइप का कोई रिलीफ मिल सके। लिहाजा वीडियो कॉल का ऑप्शन जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब को दस्तयाब हो सकेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ बहुत सारे केसेस भी हैं और इन केसेस में 9 मई के केसेस भी हैं और ये लाहौर के अंदर भी ज़ाहिर है एक अदालत है जो कोट लखपत के अंदर लगी हुई है, वहाँ पे भी शाह महमूद कुरैशी साहब मतलूब हैं और वहाँ उन्हें तलब किया गया था आज। लिहाजा उन्हें सुबह सुबह हाई सिक्योरिटी के अंदर अडयाला जेल से निकाल के लाहौर कोट लखपत जेल पहुँचाया गया, वहाँ उनकी समाअत हुई और उसके बाद उन्हें दोबारा यहाँ अडयाला जेल वापस भेज दिया गया। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बदकिस्मती और बुरी चीज़ जो मुझे लगी वो शाह महमूद कुरैशी साहब को हथकड़ी में यहाँ से लाहौर लेके जाना, फिर लाहौर से इस्लामाबाद लेके आना। मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ये ज़्यादती है। वो 2 बार वज़ीर ख़ारजा रहे हैं पाकिस्तान के और बहुत अहम सियासी ख़ानदान के साथ उनका ताल्लुक़ है, मुअज़्ज़ज़ इंसान है और तमाम पार्टीज़ के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे और फिर PTI के अंदर भी रहे और इस वक्त वो चेयरमैन भी है पार्टी के। तो उनके साथ ये हरकत मेरा ख्याल है ज़्यादती है। तो अगर कोई उन्होंने जुर्म किया है तो उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आप ज़रूर उनके ख़िलाफ़ ट्रायल करें, लेकिन इस तरह उन्हें सरे राह या हर जगह पे ज़लील करना मेरा नहीं ख्याल कि अखलाकियात हो या कानून हो वो इस चीज़ की इजाज़त देता है। शाह महमूद कुरैशी साहब कम से कम उनको वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से, साबक 2 मरतबा वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से कुछ प्रोटोकॉल और कुछ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो मेरा ख्याल है हमारे इदारे नहीं दे रहे। ये बड़ी ज़्यादती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये सारी कार्रवाई साबित करती है कि रियासत सरेदस्त ना शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ देने के लिए तैयार है, ना ही इमरान खान साहब को देने के लिए तैयार है। और अगर ये केसेस ख़त्म हो भी जाएंगे जिनके अंदर इनको सज़ा हुई है तो नए केसेस बन जाएंगे, नए फैसले हो जाएंगे
और जब तक ये मामलात सेटल नहीं होते उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी साहब या फिर इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सके। हाँ, अलबत्ता एक ऑप्शन है शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह के लिए कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बन जाएं, वो फौरी तौर पे सरेंडर करें और मामलात अपने ठीक करें और उसके बाद फिर वो घर जाएं। और घर जाने के बाद जिस तरह आज उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया कि इनका नाम कंट्रोल लिस्ट पे है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे है, वहाँ से खारिज कर दिया जाए, तो हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त भी मिल जाए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरह थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लें तो उसके बाद ऑप्शन है कि शायद वो घर जा सके। लेकिन अगर वो इमरान खान साहब के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रीढ़ की हड्डी अपने आप को साबित करने की कोशिश करते रहेंगे, तो फिर एक अदालत के बाद दूसरी अदालत और एक हथकड़ी के बाद दूसरी हथकड़ी शाह महमूद कुरैशी साहब का मेरा ख्याल मुकद्दर रहेगा। अब हम आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की समाअत थी और ये याद रखेंगे ये समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत है और उसके अंदर ये केस चल रहा है और जहांगीरी साहब मुसलसल इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हैं NA 46, NA 47 और NA 48 के अंदर जो गड़बड़ है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के अंदर जो तजाद है उसके ऊपर वो ठीक ठाक हेड ऑन है और वो बार बार तीनों जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से, उनसे फॉर्म 45 मांग रहे हैं, लेकिन तीनों उम्मीदवार जो हैं वो अपने फॉर्म 45 जमा करवाने से इनकारी हैं, वो वहाँ पे फॉर्म जमा नहीं करवा रहे। तो आज जज साहब ठीक ठाक नाराज़ थे और उन्होंने ना सिर्फ तारिक फजल चौधरी साहब और राजा खुर्रम नवाज साहब को 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि अब ये केस रोज़ाना की बुनियाद पर चलेगा और अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे डी-सीट कर दिया जाएगा। तो जज साहब ने क्लियरली एक मैसेज दे दिया है, साथ एक नई तारीख दी है और उस तारीख में NA 48 का जो केस है वो 9 जुलाई को चलेगा, NA 47 का केस 10 जुलाई को चलेगा और NA 46 का जो केस है वो 11 जुलाई को चलेगा। और क्लियरली तारिक फजल चौधरी साहब को कह दिया गया क्योंकि उन्होंने अपना वकील तब्दील कर दिया है और उन्होंने कहा जी मेरा जो नया वकील है उसे केस समझाने में मुझे टाइम लगेगा, लिहाजा मुझे थोड़े से दिन दे दें। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, तारीखें यही हैं और इन्हीं तारीखों पे आपने अपने वकील को पेश करना है सबूत के साथ। साथ ही तीनों जो उम्मीदवार हैं, तीनों जो MNAs हैं, उन सब से नया हल्फनामा भी लिया गया है। तो अब ऐसा महसूस होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ी क्लियर है। अगर इन 3 उम्मीदवारों ने या MNAs ने फॉर्म 45 पेश ना किए और उसमें ये साबित ना किया कि हम वाकई जीते हुए हैं, तो मुझे यूँ महसूस होता है कि तीनों सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल जाएंगी और फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चली जाएंगी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये सीट्स चली गई तो फिर कौमी असम्बली में इनकी जो तादाद है उसके अंदर मजीद इजाफा हो जाएगा और पार्टी जो मजीद तगड़ी हो जाएगी। और अगर ये पार्टी मजीद तगड़ी हो गई तो उसे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जो गवर्नमेंट है वो कितनी कमज़ोर हो जाएगी। तो अनकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इस जो रिलीफ है उसके पीछे भी एक कहानी है कि ये जो ट्रिब्यूनल है ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की सरबराही में बना हुआ है और यही इस ट्रिब्यूनल को चला रहे हैं, बल्कि एक यही उसके जज हैं और रियासत है या गवर्नमेंट है वो रोकना चाहती है जस्टिस जहांगीरी साहब को कि वो 3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये छीन ना सके। तो इसके लिए पहले एक ऑर्डिनेंस आया, एक सदारती ऑर्डिनेंस आया जिसके तहत रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको भी ट्रिब्यूनल में शामिल किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल वो भी एक कंट्रोवर्शियल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया और उसके बाद फिर ज़ाहिर पुराने ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ एक मीडिया कंपेन चल रही है और इस कंपेन में जो कराची यूनिवर्सिटी है उसके कंट्रोलर की तरफ से एक लेटर जो है वो सर्कुलेट हुआ और उसके ऊपर डॉन की एक स्टोरी भी आई 6 जुलाई को और उसके अंदर ये साबित करने की कोशिश की गई कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनकी डिग्री जाली है और ये बार बार ऐसे पेंट किया गया कि ये एक जाली डिग्री लेके वकील बने थे, वकील के बाद फिर ये जज बन गए और अब ये सीनियर जज हो गए, तो इनकी जो बैकग्राउंड है वो ठीक नहीं है। तो ये मीडिया कंपेन ज़ाहिर है मेलाफाइडी है और इनकी जो इज़्ज़त है या इनका जो वक़ार है उसको मजरूह करने की कोशिश है। तो इस पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट एक बेंच बैठा, उसमें जस्टिस जहांगीरी साहब को शामिल नहीं किया गया, 7 रुकनी बेंच है और उसके ऊपर ठीक ठाक किस्म की आज हुकूमत की क्लास हो गई। पैमरा को भी नोटिस जारी कर दिया गया और उसके साथ साथ PTA को भी नोटिस जारी कर दिया गया। साथ 3 सहाफ़ी हैं, गरीदा फारूकी साहबा हैं
अमार सोलंकी साहब हैं और हसन अयूब साहब हैं, इनको भी नोटिस जारी कर दिया गया क्योंकि इन तीनों ने ट्वीट्स की थी और इन्होंने इसको ऑन कर लिया था, इस प्रोपेगेंडे को। तो बहरहाल इनको भी नोटिस जारी कर दिए गए। अब छुट्टियों के बाद इसकी अगली समाअत होगी और मुझे यूँ लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें किसी ना किसी को इबरत की निशानी बना देगी। हो सकता है पैमरा को, जो उनके चेयरमैन साहब हैं, उनको अदालत उल्टा लटका दे। हो सकता है पीटीए के ऊपर कुछ जुर्माना, हैवी जुर्माना कर दिया जाए और उनके जो चेयरमैन हैं उनको सज़ा हो जाए। 3 सहाफ़ी जो हैं, इनसे सोर्स मेरा ख्याल है अदालत पूछेगी कि जनाब आप सोर्स बताएं कि किस सोर्स के तहत आपने ये खबर रिलीज़ की, और अगर आपके पास सोर्स था तो आपने तहकीक कहाँ से की और आपने इसे कंफर्म कहाँ से करवाया था। तो मुझे लगता है तीनों सहाफ़ी जो हैं ये भी इस स्कैंडल के अंदर फंस गए हैं। लेकिन इसका मकसद तो ज़ाहिर यही है कि तारक महमूद जहांगीरी साहब को आप कंट्रोवर्शियल बना दें, और जब वो कंट्रोवर्शियल बन जाए तो फिर हो सकता है वो इस बेंच को हेड ना कर सकें या वो केस ना सुन सकें। फिर ये तीनों MNAs जो एतराज़ कर सकेंगे कि जनाब आपकी तो अपनी डिग्री जाली है, आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए जा रहे हैं, तो आप हमसे हमारा हिसाब कैसे मांग सकते हैं। तो अगली स्टेज ज़ाहिर ये होगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे मामला जो हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी जस्टिस जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर हो रहा है, और वो बल्कि दायर हो चुका है, और उसकी जो शॉट्स हैं, स्क्रीन शॉट्स हैं, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किए गए थे और आज अदालत ने उनका नोटिस भी लिया है। तो ये जो नोटिस है मुझे लगता है ये भी बड़ा ख़तरनाक होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी।